गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका अपना डॉक्टर आर के मुदगिल, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, एक तो नव वर्ष में हम पहली बार मिल रहे हैं, तो सबसे पहले नव वर्ष की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आशा और उम्मीद है कि नया साल हम सब के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। कुछ ऐसे अधूरे काम जो शायद पिछले वर्ष हम पूरा नहीं कर पाए, उनको पूरा कर पाएं, यही उम्मीद है। साथ ही साथ आज बहुत दिनों बाद लाइव आप लोगों के साथ जुड़ना हुआ है, और वजह आज जुड़ने की बड़ी ख़ास भी है और काफ़ी मेरे साथियों को जानने में दिलचस्पी भी होगी कि ऐसी क्या ख़ास वजह है। क्योंकि आप सभी को पता है, कल 13 तारीख को हरियाणा स्टेट फिजियोथेरेपी काउंसिल जो अपनी है, उसकी पहली आधिकारिक जो है ऑफिशियल मीटिंग चंडीगढ़ में संपन्न हुई। माननीय जो DGMER डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डॉक्टर अमनीत पी कौर जी, उनकी अध्यक्षता में, क्योंकि मौजूदा प्रारूप के हिसाब से वो हमारा प्रेसिडेंट हैं यहाँ फ़िलहाल काउंसिल के, और आप लोगों को पता भी है कि रजिस्ट्रार की भी नियुक्ति हो चुकी है। डॉक्टर रजनी मलिक वो फ़िलहाल रजिस्ट्रार का कार्यभार संभाल रही हैं। तो ये तमाम लोगों के प्रयासों से कल ऑफिशियल मीटिंग एक ऑर्गेनाइज़ की गई थी, जिसमें हरियाणा भर से तमाम फिजियोथेरेपी जितने भी इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं, उन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया था अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से, जिसमें मुझे भी शामिल होने का मौका मिला। अन्य और इंस्टीट्यूट से भी हमारे काफ़ी सारे सीनियर जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट साथियों ने इस मीटिंग में शिरकत की, और कुल मिला के एक अच्छी ये मीटिंग कह सकते हैं रही। अब कुछ साथियों के सवाल थे कि इस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ। हमारे साथ राम निवास जी जुड़ गए हैं, सर नमस्कार। विकास अंसल जी जुड़ गए हैं, क्योंकि सबसे पहले कल इन्होंने ही सवाल पूछा था कि मीटिंग का क्या रहा, मीटिंग में एजेंडा क्या था। तो मीटिंग का एजेंडा बेसिकली था कि अवेयरनेस अबाउट द फिजियोथेरेपी काउंसिल, यानी कि जिन इंस्टीट्यूशंस को अभी नहीं पता है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन बचा ही नहीं है, क्योंकि जितने समय से हम लोगों ने ये प्रयास किया, काउंसिल को लेकर सहयोग आप सभी का बना रहा, निरंतर आवाज़ उठाई, तो कुल मिला के ये काउंसिल तो हमारे संघर्षों का एक परिणाम है जो हम सब ने मिलके किए। तो अवेयरनेस जैसी तो मुझे नहीं समझ में आई कोई बात कि हमारे लोगों को इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे लोग फुल्ली अवेयर हैं पहले से काउंसिल को लेके। और मैं तो समझता हूँ बजाय किसी और स्टेट के, अगर मैं बात करूँ हरियाणा के, तो फिजियोथेरेपिस्ट इस मामले में ज़्यादा ही अवेयर हैं, क्योंकि समय समय पर इस तरह की हमारी इंटरेक्शन होती रहती है। तो चलिए, खैर काउंसिल का एक अपना प्रारूप होता है, तो उसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत थी, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की मीटिंग। उसमें कुछ एक और एजेंडाज भी रखे गए थे, जिसमें कुछ प्रपोज्ड फी स्ट्रक्चर्स थे कि जो लोग फ्यूचर में काउंसिल से जुड़ेंगे तो उनके लिए क्या फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा। वैसे तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स थे, बट मोटा मोटी कुछ एक अगर मैं डिस्कस यहाँ करना चाहूँ, तो उसमें एक फ़ी स्ट्रक्चर तो ये था कि जितने भी प्रदेश में फिजियोथेरेपी चिकित्सक अभी कार्यरत हैं, उनको इस काउंसिल से अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा। वो बाकायदा अखबार के थ्रू नोटिफिकेशन होगा, तो इतना हड़बड़ी की इसमें कोई चिंता की कोई विषय ही नहीं है। सरकार आपको पूरा समय देगी उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और एसोसिएशन भी तमाम आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सहयोग करेगी निरंतर, पहले भी करती आई है, आगे भी करेगी, कोई इशू नहीं है, और अच्छा उसके लिए आपको समय मिलेगा। और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस उसमें रखी गई है प्रपोज्ड, अभी सिर्फ प्रपोज्ड है, उसको फाइनल ना माना जाए, क्योंकि बहुत सारे हमारे उसमें सुझाव भी हैं। हम उसमें बदलाव की भी कुछ बातें रखेंगे, कुछ आप लोग अब सुझाव देंगे इस मीटिंग के बाद, जो हम ये वर्चुअल मीटिंग आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें जो प्रपोज्ड फ़ी स्ट्रक्चर है, वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के लिए 5000 रुपीज़ रखी गई है, और ये 5 ईयरली रिन्यूअल प्रोसेस है। आफ्टर 5 ईयर आपको ये रिन्यू कराना होगा, रिन्यू के लिए फिर से 2000 जो है वो आपको पे करना होगा। कुछ इस तरीके का ये प्रक्रिया चलता रहेगा। इसमें फर्दर अगर आप कोई और एजुकेशन अचीव करते हैं, जैसे आफ्टर बैचलर आप मास्टर डिग्री या PhD परसू करते हैं, तो उसके अलावा आपको फिर उसमें काउंसिल में और प्रोविजंस हैं, कुछ फ़ी स्ट्रक्चर्स पे करके आपको वहाँ जुड़ना होगा। साथ ही साथ उन्होंने NOC का भी एक क्राइटेरिया रखने का प्रोविज़न अभी प्रपोज्ड किया है कि अगर आप बैचलर करते हैं और मास्टर डिग्री के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको काउंसिल से NOC लेना होगा उसके लिए।
ताकि आप और आगे फर्दर स्टडी कर सकें, या मास्टर्स हैं, पीएचडी के लिए जाना चाह रहे हैं तो भी आपको एनओसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। ट्रांसक्रिप्ट आपको, ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट अब काउंसिल आपको दिया करेगी। तो जो ये कुछ एक चुनिंदा एसोसिएशन है हमारे देश की जिसने लूट मचा रखी है ट्रांसक्रिप्ट के नाम पे या गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के नाम पे, उनकी लूट बंद होगी क्योंकि वो लोग मनमानी कर रहे हैं। अभी तक तो देश में वही लूटने का काम कर रहे थे। अब अच्छी बात है कि तरीके से काउंसिल के थ्रू ये सारी चीज़ें होंगी। तो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आप लोगों को अब काउंसिल आगे फ्यूचर में प्रोवाइड करेगी। उसके लिए एक फ़ीस रखी गई है, वो फ़ीस पे करेंगे और चीज़ें आगे आगे बढ़ती जाएंगी। वो फ़ीस प्रपोज्ड है बेसिकली, फाइनल उसको अभी नहीं कहा जाएगा। दूसरा, जितना भी हरियाणा में फिजियोथेरेपी टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट है, कोई यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड है, गवर्नमेंट एडिड है, तमाम ऐसे संस्थान जो फिजियोथेरेपी का कोर्स रन करते हैं अपने कैंपस में, उन लोगों को काउंसिल से एफिलिएशन लेना होगा। उसके लिए अभी जो प्रपोज्ड फी स्ट्रक्चर है वो बीपीटी, एमपीटी और पीएचडी तीनों का अलग अलग फी स्ट्रक्चर है। पर मोटा माटी अगर बात करें तो कुल मिला के 3.25 लाख रुपया सालाना, 3.25 लाख रुपया सालाना किसी भी इंस्टीट्यूशन को काउंसिल को पे करना होगा ताकि वो अपने उस कोर्स को एफिलिएट करवा पाए काउंसिल के साथ और फ्यूचर में उसको रन कर पाए। तो देखिए, कुल मिला के कुछ अच्छी बातें हैं। काउंसिल आई, ये अच्छी बात है। काउंसिल आने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसान होगी, ये अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ संभावनाओं के साथ साथ कुछ शंकाएं भी जन्म दे रही हैं। वो मैं आप तमाम, क्योंकि मेरे परिवार का हिस्सा है फिजियोथेरेपी फैमिली का, और मेरा अक्सर बहुत पहले से ये रूटीन रहा है कि जो भी मुझे पता होता है काउंसिल के बारे में या जितना मैं समझ पाया हूँ मैं अपने लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उसी प्रक्रिया को मैं आज भी दोहरा रहा हूँ। अब यहाँ शंका ये भी है, और इस पे मीटिंग में डीजीएमईआर साहिबा जो हमारी मौजूद थी उस वक्त, मैंने ऑब्जेक्शन भी उठाया है पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ मेरा मानना ये है कि पर्टिकुलर जो 3.25 लाख रुपए की फ़ीस की हम बात कर रहे हैं, इंस्पेक्शन की जिसमें कॉस्ट शामिल है, एफिलिएशन की जो कॉस्ट शामिल है, वो मुझे लगता है कि आज के हालात में काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि 3.25 लाख रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, और वो भी ऐसे समय में जब हमारे मौजूदा समय में जितने भी फिजियोथेरेपी के इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें फिजियोथेरेपी में सीटें खाली रह जाती हैं। तो इतना बड़ा अमाउंट मैं समझता हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए एकदम से उनको ये ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उनको फैकल्टी भी अरेंज करनी है, लैब्स भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और ऐसे में उनको काउंसिल को भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ मेरी शंका एक ये है, और शायद कहीं ना कहीं ये सही भी है, कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली जितनी भी हैं वो कॉरपोरेट्स की हैं, ट्रस्ट की हैं, तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं। और अगर डिपार्टमेंट से उनको रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, डिपार्टमेंट क्योंकि बिजनेस मॉडल पे ही चलती हैं सारी चीज़ें, अगर डिपार्टमेंट उनके लिए अर्निंग ना हुआ या वो इतना ना हुआ कि जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उन लोगों की सैलरी निकल पाए, तो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ ऐसे डिपार्टमेंट को बंद करने की तत्परता दिखाएंगी, बंद करने की कोशिश भी करेंगी। क्योंकि 3.25 लाख रुपये तो आपको सीधा काउंसिल को पे करना है, आपको फैकल्टी की सैलरी भी देनी है, आपको लैब भी मेंटेन रखनी है, और यूनिवर्सिटी को एक डिपार्टमेंट शट डाउन करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। उसके पास और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनसे उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। फिजियोथेरेपी में अभी ये पोजीशन नहीं आई है कि हम रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ। बहुत, अगर 1-2 यूनिवर्सिटी को हम छोड़ दें जहाँ मैक्सिमम सीट फुल हो जाती हैं, उसके अलावा तो आज भी काफ़ी सारे हमारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनमें फिजियोथेरेपी में सीटें खाली रह जाती हैं। एडमिशन प्रक्रिया में भी हमारी कुछ एक खामियां हैं, जैसे गवर्नमेंट एडिड में आप देखोगे जब तक पीजीआई में एडमिशन नहीं होगा तो उन तक बच्चे पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो उनकी भी सीट खाली रह जाती हैं। तो ऐसी तमाम खामियों को मैं समझता हूं पहले एड्रेस किया जाना चाहिए, और उसी के हिसाब से एक सेट फीस जो है वो रखी जानी चाहिए। खैर, लेकिन कुल मिला के अच्छी बात ये रही कि डीजीएमईआर साहिबा ने ये आश्वासन भी दिया है मीटिंग के अंदर कि जिस तरह की भी आपके ऑब्जेक्शंस हैं या सजेशंस हैं इन चीज़ों को लेके वो आप हमें दें, और हम उनको आगे फ्यूचर में अमेंड करेंगे। तो हम अपने सजेशंस भी भेजेंगे, हमने वहाँ वर्बली भी अपने सजेशंस डाले हैं, तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में उम्मीद करते हैं कि रजिस्ट्रार साहिबा जो हैं उनको शामिल करेंगी, और मिनट्स में जब आएंगी वो हमारे तक पहुँचेंगी तो हम कोशिश करेंगे कि आप तमाम लोगों के साथ उनको साझा करें। तो फ़िलहाल मौजूदा समय में प्रपोज्ड फी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का था, उसमें कुछ एक पॉइंट्स को लेके हमारा अभी भी ऑब्जेक्शन है, और कहीं ना कहीं अगर मान लो यूनिवर्सिटी सपोज करते हैं डिपार्टमेंट शट नहीं करेगी तो वो फी स्ट्रक्चर रेज करेगी, क्योंकि उसको तो वो कॉस्ट निकालनी है।
अगर फ़ीस स्ट्रक्चर रेज़ कर दिया गया तो मैं समझता हूँ कि आज भी गांव देहात कस्बों में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको फिजियोथेरेपी की समझ नहीं है, और वो अगर वैसे भी और इसको कॉस्टली कोर्स कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि नया जो बच्चा फिजियोथेरेपी में आना चाहता है उसके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। बल्कि हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए जिसमें हम एजुकेशन स्टैंडर्ड को रेज करें, ना कि फ़ीस को रेज करें। तो अभी ज़रूरत है एजुकेशन स्टैंडर्ड को रेज किए जाने की, क्योंकि जो काउंसिल है उसकी मूल भावना, जब हमने उसका ड्राफ्ट बनाया था तो वो ड्राफ्ट बनाते टाइम हमारी वो जो मूल भावना थी वो यही थी कि काउंसिल आने से हमारी कम्युनिटी को बेनिफिट मिले, उसका फ्यूचर सिक्योर हो। ऐसी कोई भावना नहीं थी। मैंने मीटिंग में भी मैडम को कहा है कि जिस तरह से ये फीस है इसको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अपना डिपार्टमेंट जो है वो शट डाउन कर देंगी, जिससे कि हमारे लोगों को रोज़गार के लिए दिक्कत हो सकती है, और जो एकेडमिक में काम कर रहे हैं ऐसे लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा इसका नुकसान ये भी होगा कि अगर हमारे फिजियोथेरेपी के इंस्टीट्यूशंस कम हो गए तो जो गांव देहात कस्बों के बच्चे हैं उनको फिजियोथेरेपी कोर्स करने के लिए ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि आज मौजूदा हालात में ज़रूरत है फिजियोथेरेपी एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने की, लोगों को फिजियोथेरेपी एजुकेशन को प्रमोट करने की, ना कि इस तरह के स्टेप लेके उसको कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करने की या कहीं ना कहीं कंप्रेस करने की। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खैर अच्छी बात यह है कि अभी उन्होंने बोला है कि ये सिर्फ प्रपोज्ड है, इसलिए इसको रूल नहीं कहा जा सकता, ये सिर्फ और सिर्फ प्रपोज्ड है, और यूनिवर्सिटीज़ को, स्टेक होल्डर्स को टाइम दिया गया है कि वो अपनी बात रखें। यहाँ एक चीज़ मेरा मानना, खैर वो मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, मेरे काफ़ी लोग, पता नहीं मेरे साथी मुझसे इस बात से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, जो 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस रखी गई है इंडिविजुअल फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, मैं थोड़ा सा उससे भी सहमत ज़्यादा नहीं हूँ। मेरा मानना है कि वो फ़ीस ज़्यादा है, हायर साइड है। 5,000 एक अच्छा अमाउंट हो जाता है, खासकर एक फ्रेशर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जो डिग्री करके निकला है। पर चलिए कोई नहीं, वो बियर किया जा सकता है, इसलिए मैं उसको एडजस्ट, अगर बाकी लोगों का ओपिनियन ऐसा है कि उसमें लिखा जाना चाहिए कि नहीं जी उसमें थोड़ा सा उसको लोअर साइड पे रखें, तो वो भी एक अच्छी बात है, हम उसको भी कंसिडर करेंगे। एसोसिएशन के थ्रू हम ये रिप्रेजेंटेशन जरूर देंगे। और साथ ही साथ दूसरा जो एनओसी का प्रोविज़न, वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सही समझ नहीं आया, उसको मैं ज़्यादा सही नहीं ठहरा पाऊँगा। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि ये मेरी अपनी ओपिनियन है। कारण क्योंकि आपने बीपीटी किया, 5,000 रुपये आपने दिया काउंसिल को, आप रजिस्टर्ड हो गए हैं, उसके बाद आपको अगर फ्यूचर में एमपीटी करने का प्लान है तो आपको काउंसिल से एनओसी लेना होगा, उसके लिए फिर से आपको 2,000 रुपया पे करना होगा और फिर आप एमपीटी कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ जब यूजीसी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एक सेंट्रल वे में, केंद्रीय बॉडी है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जब उसने यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूव्ड और ऑथराइज्ड कर दिया गया है कि वो एनओसी दे सकती हैं, पहले भी देती रही हैं, कॉलेज से आप एनओसी लेते हैं अगली क्लास में जाने के लिए, ऐसे में काउंसिल से एनओसी मुझे नहीं पता कितनी सही है कितनी गलत है, बस मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि जो 2,000 रुपये बच्चे को पे करने पड़ेंगे वो कहीं ना कहीं 5 उसके रजिस्ट्रेशन के, 2,000 उसकी एनओसी के, तो कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर एक बर्डन क्रिएट करेगा इनिशियल स्टेज पे। दूसरा, एनओसी लेने के लिए आपको ऑफिस भी जाना होगा, तो ऑफिस आने जाने का भी बर्डन होता है। हर आदमी इतना नहीं है चंडीगढ़ से फैमिलियर के जल्दी से या पंचकुला से फैमिलियर के ऑफिस में जा पाए। खैर अच्छी बात यह है कि जो मैडम प्रेसिडेंट मैडम हैं हमारी अमनीत पी कौर, जो आईएएस अधिकारी भी हैं और डीजीएमईआर भी हैं, उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि हम इसको पूरा ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार चाहते हैं कि चीज़ें ऑनलाइन हो। तो ऑनलाइन होती है तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है अगर ये ऑनलाइन होती है तो। पर देखिए ये भविष्य के गर्भ में है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रपोज्ड फी स्ट्रक्चर है जो मोटा माटी डिस्कस हुआ, अवेयरनेस के बारे में डिस्कशन हुआ, वो मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। इसमें जो ऑब्जेक्शन जो हैं, सजेशन जो हैं, वो हमें बोला गया है भेजने के लिए रजिस्टर्ड मेल पे, तो वो हम भेजेंगे। बाकी और भी कोई साथी इस पे विशेष कोई उसका सुझाव हो मुझे देना चाहे एज ए एसोसिएशन, तो वो स्वागत है, अपना सुझाव दे सकता है। मेरा नंबर ऑलमोस्ट सभी के पास है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं और अपने सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि अभी नियमावली बननी है, इसके जो रूल्स हैं वो अभी बनाए जाएंगे। तो हमारी कोशिश है, हम यही चाहते हैं, सरकार से बार बार हमारा यही आग्रह है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरू में भी देखिए मैंने कहा था कि इलेक्टेड अगर काउंसिल में बॉडी रहती है तो ज़्यादा फ़ायदा करती है, वो तो आज दिख ही रहा है। कुछ लोग समझ भी गए होंगे कि कितना फ़ायदा या कितना नुकसान इसमें हो सकता है इस पूरे मामले में।
क्योंकि नॉमिनेटेड जो बॉडी है कहीं ना कहीं उसमें डेमोक्रेसी का हनन हो जाता है। खैर मौजूदा समय में अब जो है वो है। कुछ मेरे साथियों ने शुरू में जब मैंने कहा था कि इसका विरोध करना चाहिए तो उन्होंने कहा था कि कोई नहीं, पहले बनने दीजिए, हम बाद में देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वो देख लेंगे, क्योंकि अब बाद तो आ चुका है। अगर वो सोचते हैं कि इससे भी बाद में देखेंगे तो वो भी उनकी चॉइस हो सकती है। लेकिन एक जागरूक फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते ये हमारी जिम्मेवारी है। काउंसिल हमारे ही परिवार का एक बड़ा सदस्य के तौर पर अब हमारे साथ है। अगर वो सही करती है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर वो सही नहीं करती दिखती है तो हमें उसको सजेस्ट करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो हमारी काउंसिल है, हमारे लिए है। अगर हम आज इग्नोरेंट रहे, अगर हम आज अपनी बात ना रख पाए, तो मैं समझता हूं कि बाकी और बहुत सारी ऐसी काउंसिल चल भी रही हैं जो एक डमी काउंसिल के तौर पे कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रही हैं। काउंसिल है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता मेरे हरियाणा के साथियों से कि इस काउंसिल को, जो हमारी इतनी मेहनत, बरसों की जो तपस्या है जो इस काउंसिल को बनाने में लगी है, इसको फेल होने देंगे। मैं समझता हूँ मेरे हरियाणा के तमाम फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट और फिजियोथेरेपिस्ट पूर्णतः जागरूक हैं, पूरी तरह से समझदार हैं, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस काउंसिल को हर जगह सपोर्ट करें, हर जगह जहाँ ज़रूरत है उनके सजेशंस की वो सजेशंस दें, जो अमेंडमेंट्स उनको ज़रूरी लगता है उस अमेंडमेंट्स के लिए आवाज़ उठाएं, ताकि ये जो स्ट्रक्चर, ये जो काउंसिल है, ये हमारे लिए एक मदर बॉडी, जो हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं, उसकी तरीके से काम करे और सही मायनों में एक माँ की तरह हमारे बच्चों का, हमारे फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स का, जो मौजूदा समय में डिग्री कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनके भविष्य को कहीं ना कहीं सुरक्षित रख पाए। तो ऐसी मेरी कामना है, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मैं आपसे इजाज़त लूँगा, क्योंकि मोटा माटी जितना भी उस मीटिंग में हुआ वो मैंने आप लोगों के साथ साझा कर दिया था। आगे भी मौका मिलता है अगर ऐसी किसी मीटिंग में मुझे शामिल होने का, तो मैं ज़रूर आप लोगों के समक्ष विचार रखूँगा। बाकी तो खैर देखना है कि सरकार किस तरीके से आगे करती है, क्योंकि ये पहली मीटिंग थी, अभी ज़्यादा कुछ इसमें कुछ हुआ नहीं है। चीज़ें और भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें नई बनेंगी। तो जब चीज़ें नई बनती हैं तो कई बार बहुत अच्छी बन जाती हैं, और कई बार किसी भी अनजाने या जाने विषयों में कई बार कुछ गलतियां भी रह जाती हैं। लेकिन जब बन रही हो तो उसको दुरुस्त करना आसान होता है, जब पूरी तरह से बन जाएगी तो उसको दुरुस्त करना मुश्किल होता है। ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। फिर भी मेरे कुछ साथियों का मत रहता है, हैं दो चार ही, लेकिन उनका मत रहता है कि बाद में। तो ऐसे बाद के लिए अगर वो बैठे हैं तो अभी भी स्वागत है उनका, कोई बात नहीं, वो उनकी दिली इच्छा हो सकती है। बट हाँ, मेरा मानना ये है कि हम सबकी जिम्मेवारी है, ये हमारा घर बन रहा है, हमारी काउंसिल बन रही है, इसमें जो सही लगता है, जो सही हो सकता है, एक वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर जो एक काउंसिल का मैं कहता हूँ तैयार किया जाना चाहिए। उसके लिए हम सबको प्रयासरत रहना पड़ेगा, हम सबको अपने सुझाव देने पड़ेंगे। ज़रूरत पर जैसे ही हमारे सामने कोई बात आए, हमें एक प्रोएक्टिव जो है वो नेचर शो करना होगा और अपनी बातें तुरंत सरकार के सामने रखनी होंगी। अब माध्यम उसके लिए आप खुद भी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं रख सकते हैं तो एसोसिएशन आप लोगों के सहयोग के साथ हमेशा से खड़ी है, आप एसोसिएशन के थ्रू अपनी बात रख सकते हैं, और हम सब आपके साथ मिलके, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कड़ियां ऐसे ही जुड़ेंगी, और इतने सालों का संघर्ष जो हमें काउंसिल तक पहुंचा पाया है, यही संघर्ष आगे भी अब निरंतर थोड़ा सा जारी रहेगा, जब तक हम एक स्टेबल काउंसिल ना अचीव कर लें, एक ऐसी काउंसिल जिसको कहीं ना किसी मायने में हम डेमोक्रेटिक का दर्जा दे सकें, और जिस पे हम पूर्णतः विश्वास कर सकें कि हमारे लोगों का भला करेगी, हमारे स्टूडेंट्स का भला करेगी, हमारे फिजियोथेरेपिस्टों के फ्यूचर को सिक्योर करेगी। तो इसी के साथ मैं विदा लूँगा आपसे। उम्मीद करता हूँ कि ये मीटिंग में जितना भी हुआ मैंने अपनी तरफ से, मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट मैंने छोड़ा होगा। हाँ, कुछ एक फ़ीस जो थी ट्रांसक्रिप्ट की, और ये वो पर्टिकुलर, क्योंकि वो प्रपोज्ड हैं तो अभी उस पर ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं है, प्रपोज्ड ही हैं। जो फाइनल होंगी, जो रूल्स बनेंगे आगे चल के, वो फिर से आप लोगों के साथ जितना मेरे संज्ञान में आएगा मैं साझा करूँगा। जय हिंद, जय फिजियोथेरेपी दोस्तों, गुड नाइट। और उम्मीद करता हूँ ये मैसेज आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम फिजियोथेरेपिस्ट को